हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, एग्जांपल को देख रहे थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना हम देख रहे थे। ये जो अभी हम एग्जांपल या जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो विदाउट एडजस्टमेंट है। जब हम विदाउट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या आपको लगभग सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा ट्रायल बैलेंस में किस आइटम को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएं, किस आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखें, किस आइटम को हम बैलेंस शीट में ले जाएं और वो एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में हम किस तरीके से उसको दिखाएं। जब ये सारा चीज़ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, तो फिर हम विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन कह सकते हो कि बिल्कुल प्लेन है। सिर्फ इसमें आपको ये सीखना है कि किस आइटम को कहाँ पर लेके जाना है और क्यों लेकर के जाना है। ठीक है, इसके पहले लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम किसे कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी आपका काम आता है। क्लास 11th में भी आपका ये पढ़ना है, तो क्लास 11th में भी इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लास 11th को आप पास भी कर लेते हो तो क्लास 12th में ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी जब हम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे। तो अभी से इन सारे बातों को ध्यान में रखोगे तो आपको फिर आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 15 जो है हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 16 जो है इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये बनता है आपका सवाल। याद रखिएगा ये अभी विदाउट एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होगा ये तो हम अभी विथ एडजस्टमेंट, आपका विदाउट एडजस्टमेंट अभी बनाएंगे। विथ एडजस्टमेंट जब आपको लगेगा कि समझ में आ जाएगा या जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारा आप सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो फिर हम विथ एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये कहता है गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस। तो नीचे आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है ऑफ गोपी चंद ब्रदर्स एज एट 31 मार्च 2016। तो आपको 2016 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस आपका दिया गया है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने कहता है साल के अंत में कौन सा है आपका 2000 आपका 15-16 है। इसके साल के अंत में आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने कहता है। तो यहाँ पर हम साल के अंत में यानी 31 मार्च को आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है। कहता है गोपी चंद, ट्रायल बैलेंस आपका गिवन है 31 मार्च 2016 को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। और आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने कहता है और उसी डेट को आपको यहाँ पर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने को कहता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का हम पता करेंगे और बैलेंस शीट से बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का हम पता करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्रायल बैलेंस हमेशा गिवन रहेगा। आप जानते हो प्रोसेस क्या है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद हम लेज़र में पोस्ट करते हैं, लेज़र को पोस्ट करते हैं और लेज़र के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है। यानी जो आपका ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं वो हमेशा टैली होता है। और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या एरर है वो सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और कब हम सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करते हैं। ये सारी बातें को जब आप ध्यान में रखोगे तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो सारी बातें आप ध्यान में रखना, जितना भी हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि सारी बातें हम फिर से यहाँ रिपीट नहीं करेंगे कि वो ज़्यादा समय ले लेगा आपका। जितना अभी लास्ट का वीडियो है वो सब आप देख लोगे तो सॉल्व हो जाएगा सारा प्रॉब्लम आपका। तो ध्यान में रखना कि ट्रायल बैलेंस जो है आपका गिवन रहेगा, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि लेज़र, जर्नल से लेज़र, लेज़र से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस आपका दिया रहेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल नंबर 16 जो है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस गिवन है। देखिए, डेबिट साइड में सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो आपका गिवन है वो है आपका 45,000 रुपीज़। 45,000 रुपीज़ ये पिछले साल का बैलेंस आपका बचा हुआ है जो कि क्लोजिंग स्टॉक है। इस साल में आके आपका ओपनिंग स्टॉक बना
और ये है आपका 45,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर इतना से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको और भी परचेज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे परचेज़। याद रखिएगा, परचेज़ जो है हम जब जनरल एंट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो रियल अकाउंट मान करके हम परचेज़ को यहाँ पे एंट्री कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। लेकिन परचेज़ एक्चुअली में आपका नॉमिनल अकाउंट है। ऐसा माना जाता है बिजनेस में कि जो आपने परचेज़ किया तो आपने पैसे खर्च किए, एक्सपेंस किया। तो यहाँ पर आपका परचेज़ जो है 1,20,000 रुपये है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। नहीं परचेज़ करोगे आप तो सामान का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको परचेस करना होगा। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक से पिछले साल के बैलेंस से 45,000 का जो है उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको और परचेस करना होगा। तो 1,20,000 का आपने मतलब बिजनेस ने यहाँ पे परचेस किया। जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो 1,20,000 का परचेस किया गया, डेबिट साइड में लिखा हुआ है, आप देखोगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में आप जस्ट बढ़ोगे तो परचेस रिटर्न आपका दिया हुआ है। परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न जो है वो क्रेडिट रहेगा। सेल्स क्रेडिट हमेशा बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न उसका डेबिट बैलेंस हमेशा दिखाता है। तो यहाँ पर जो है रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब परचेस रिटर्न ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या माइनस कर देंगे, परचेस रिटर्न। परचेस में से परचेस रिटर्न हम यहाँ पे लिखेंगे, PR लिखेंगे। तो परचेस रिटर्न यहाँ पे माइनस करेंगे और जो अमाउंट है आपका ये है आपका 2,500 रुपीज़। 2,500 रुपीज़ ये परचेस रिटर्न है। तो नेट परचेस क्या हो गया, 1,17,500 रुपीज़ ये आपका नेट परचेस है। यानी इतना का आपने यानी बिजनेस ने परचेस किया है। ठीक है, चलिए अब नेट परचेस हमने 1,17,500 का यहाँ पे हमने दिखाया। ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। आगे देखते हैं क्या है। रिटर्न इनवर्ड है जो कि आपका सेल्स रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स रिटर्न होता है। तो वो सेल्स से हम एडजस्ट कर लेंगे। चलिए सेल्स, अगर सेल्स रिटर्न इनवर्ड यहाँ दिया हुआ है तो हम सेल्स का काम कर ही लेते हैं। सेल्स देखिएगा आपका क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका सेल्स, 3,50,000 बाई सेल्स। इनर कॉलम में दिखाएंगे अभी 3,50,000, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी आपका गिवन है। अगर सेल्स रिटर्न नहीं रहता तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम 3,50,000 दिखाते। तो यहाँ पर जो है रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न है आपका 3,200 रुपीज़ का सेल्स रिटर्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो 3,50,000 का बिजनेस ने सेल किया था, जिसमें से कस्टमर ने कितना लौटा दिया, 3,200 का सामान रिटर्न कर दिया। 3,46,800 नेट परचेज हुआ। 3,46,800 रुपीज़ का यहाँ पर नेट परचेज नेट सेल्स आपका यहाँ पर है। यानी आपने कितना सामान बेचा, बिजनेस ने कितना सामान बेचा, 3,46,800 और कितना सामान परचेज किया गया। तो ड्यूरिंग द ईयर जो है सामान परचेज किया गया 1,17,500 रुपीज़। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हो गया। अब कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि ट्रेडिंग का पार्ट है। तो यहाँ लिखते हैं हम कैरेज इनवर्ड्स। ये है आपका 3,200 रुपीज़। 3,200 रुपीज़, 3,200 रुपया कैरेज इनवर्ड है। इसके बाद कैरेज आउटवर्ड है। देखिए कैरेज इनवर्ड जो है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि कैरेज जो भाड़ा है वो फैक्ट्री तक सामान लाने तक का, आपका जो माल है वो फैक्ट्री तक आने तक का कैरेज यानी भाड़ा दिया गया है 3,200 रुपये। अगर ये कैरेज इनवर्ड आपका नहीं दिया जाएगा भाड़ा, तो गुड्स जो है, जो सामान है वो फैक्ट्री तक आएगा नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। इसके बाद जो है कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है जो कि आपका फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। जब शोरूम से कस्टमर तक के घर तक उसका सामान पहुँचाया जाता है तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे भाड़ा दिया जाता है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो कैरेज आउटवर्ड जो है वो आपका ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर पार्ट होगा। तो फिलहाल इसको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर हम इसको दिखाएंगे। इसके बाद आपका है ऑफिस फर्नीचर है। चलो तो ऑफिस फर्नीचर आपका गिवन है यहाँ पर। तो ये आपका एसेट है और एसेट साइड में चला जाएगा। कहाँ दिखाएंगे आपका ऑफिस फर्नीचर, एसेट साइड में। यहाँ दिखाते हैं ऑफिस
फर्नीचर, ये है आपका अमाउंट जो है ये 8,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। याद रखिएगा ट्रेडिंग के डेबिट में क्या क्या रहेगा आपका, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ट्रेडिंग के डेबिट में आपका एक्सपेंस होगा, लॉस होगा या आपका एसेट होगा। और क्रेडिट साइड में क्या होगा, क्रेडिट साइड में इनकम होगा, गेन होगा या लायबिलिटी होगा। देखिए तो यहाँ पर आपका देख के चलना है कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आपका होता है। डेबिट साइड में हमेशा आपका एक्सपेंस, लॉस और एसेट दिया रहेगा, उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा जो है वो पीएल में जाएगा और कौन सा आपका ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा आपका बैलेंस शीट में जाएगा। और क्रेडिट साइड में अब आपको देख के चलना है कि कौन सा आपका जो है लायबिलिटी है, कौन सा आपका पीएल का पार्ट है, ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड यहाँ पर हो गया है, कैरेज आउटवर्ड मैंने पीएल में बताया आपको, ऑफिस फर्नीचर एसेट है और सन्ड्री डेटर जो है यहाँ पे गिवन है 68,000 रुपीज़। तो सन्ड्री डेटर जो है वो जाएगा कहाँ, आपका एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स ये हो गया आपका 68,000 रुपीज़। करेंट एसेट होता है सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री का यहाँ पर मतलब हो गया कि जो 68,000 रुपीज़ का डेटर है उसमें कोई एक डेटर आपका नहीं होगा, कई सारे डेटर A B C D X Y Z बहुत सारे डेटर हो सकते हैं, सबका वहाँ पर नाम नहीं बल्कि कलेक्टिवली उसको बोलते हैं हम सन्ड्री डेटर्स, जो कि है आपका 68,000 रुपीज़ आपका एक करंट एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप इसको दिखाओगे 68,000 रुपीज़। एक चीज़ और इसमें होता है आपका बिल्स रिसीवेबल, जो भी वो भी आपका करंट एसेट होता है। डेटर से ही एक पर्चे पर लिखवा लिया जाता है, साइन करवा लिया जाता है कि आप इतना का अमाउंट, इतना का बिल इस डेट को आप पे करोगे। तो बिल्स रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। और डेटर और बिल्स रिसीवेबल को कलेक्टिवली हम ट्रेड रिसीवेबल बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं हैं, बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिलहाल सन्ड्री डेटर्स गिवन है। डेबिट साइड में हम देख रहे थे। उसके बाद है आपका डॉक चार्जेस। यहाँ पर डॉक चार्जेस है जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा डॉक चार्जेस। ये आपका जो है कितना है, डॉक चार्जेस जो आपका गिवन है 5,000 रुपीज़। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है आपका एक्सपेंस है, खर्च है। देखिए बंदरगाह पर तब आपका सामान को फैक्ट्री तक लाने दिया जाएगा जब आप डॉक चार्जेस यहाँ पर पे करोगे। तो जब ये चार्जेस पे करोगे तभी आपका सामान जो है आपके फैक्ट्री तक वहाँ पर लाने दिया जाएगा, बंदरगाह से छोड़ा जाएगा और तभी आपका सामान मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो डॉक चार्जेस कहीं ना कहीं आपका गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा 5,000 रुपीज़। डॉक चार्ज के बाद है इलेक्ट्रिक पावर है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और पावर में डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉर्मल वोल्टेज कंजम्पशन का होता है। जैसे आपके अगर ऑफिस में या शोरूम की हम बात करें तो उसमें हाई वोल्टेज कंजम्पशन नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। क्या चलेगा शोरूम में, बल्ब जलेगा, फ़ैन चलना होगा, आपका एसी वगैरह चलेगा, तो बहुत हाई वोल्टेज कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं है, उसको हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर, पावर का मतलब हो गया हाई वोल्टेज कंजम्पशन। और हाई वोल्टेज कंजम्पशन जो है वो आपका फैक्ट्री में होता है, जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं वहाँ पर, तब वहाँ पे हाई वोल्टेज कंजम्पशन, छोटा मोटा स्विच नहीं होता है बल्कि बड़ा बड़ा वहाँ पर इक्विपमेंट होता है, चलता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज कंजम्पशन होता है, जिसे हम पावर कहते हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक पावर लिखा हुआ है इसका मतलब वो हाई वोल्टेज कंजम्पशन हो गया, और हाई वोल्टेज कंजम्पशन होने की वजह से वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, पावर का मतलब हाई वोल्टेज कंजम्पशन, जो कि फैक्ट्री में मशीनों को चलाने में इस्तेमाल होता है। ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट हो गया 10,000 रुपीज़। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है। इसके बाद है गैस, फ्यूल एंड वाटर। गैस का, फ्यूल का
और वाटर वगैरह का इस्तेमाल कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, गैस का इस्तेमाल होता है आपका मशीन वगैरह में, फ्यूल वगैरह जो इस्तेमाल होता है, जो मशीन को ऑपरेट करने में, चलाने में जो फ्यूल का कंजम्पशन है, तो ये सारा चीज़ आपका ऑफिस का खर्च नहीं है, शोरूम का खर्च नहीं है, बल्कि ये सारा आपके मशीनों को चलाने में लगने वाला जो है वो सारा एक्सपेंस है, इसीलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा फ्यूल, गैस एंड वाटर, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्यूल, गैस एंड वाटर, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, सामान के, गुड्स के, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा 12,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका दिया है बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी वो पैसा जो डेटर ने आपको नहीं दिया है, वो पैसा आपका डूब गया। तो डूबा हुआ पैसा जो है वो आपका गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से फिलहाल कोई रिलेटेड नहीं है, ये बैड डेट हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर आपका है एडवर्टाइजिंग है या एडवर्टीजमेंट है, सैलरी है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बाकी सारा कुछ आप देख लो। यहाँ पे कोई भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो डेबिट साइड में आपका कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। यहाँ पर जो है हम गैस, फ्यूल, गैस एंड पावर, ये यहाँ तक आपका डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है। सेल्स का हमने यहाँ पे कर लिया, 3,50,000 रुपीज़ सेल्स था, इसमें से हमने सेल्स रिटर्न को माइनस कर लिया, तो यहाँ पे नेट सेल्स जो आ गया है 3,46,800 रुपीज़। अब इसके बाद जो है आपका क्रेडिट साइड में देख लो कि क्या है आपका, क्रेडिटर है, रिटर्न सेल्स का हमने एंट्री कर लिया है, कैपिटल वगैरह है, तो आप देख लो यहाँ पे और कुछ भी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड नहीं आएगा। एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस के बाहर आपका दिया हुआ है स्टॉक एट द एंड 75,000 रुपीज़, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका दिखाया जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है एडजस्टेड परचेस COGS मैंने आपको बता दिया है, जब दिया रहेगा तो वो एक तरह से परचेस से एडजस्ट कर दिया जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखता है। फिलहाल यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है और ये परचेस से एडजस्ट नहीं किया गया है, तो दो जगह जाएगा आपका। यहाँ पर एक क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 75,000 रुपीज़, और ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ लिख दो आप क्लोजिंग स्टॉक 75,000 रुपीज़। ठीक है, अगर यहाँ पर एडजस्टेड परचेज या COGS रहता तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं दिखता आपका। ठीक है, तो ट्रेडिंग का पार्ट हमने पूरा कर लिया है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो 3,46,800 रुपीज़ नेट सेल है आपका, और 75,000 रुपीज़ जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो जब ट्रेडिंग को टोटल करिएगा तो 4,21,800 रुपीज़ यहाँ पे आएगा आपका। 4,21,800 रुपीज़ टोटल आएगा, जिसमें से इन सारे को हम यहाँ पर लेस करेंगे। 45,000 रुपीज़ जो है ओपनिंग स्टॉक है, 1,17,500 नेट परचेज है आपका। इसके बाद आपका कैरेज इनवर्ड जो है वो आपका 3,200 गिवन है यहाँ पे हम देख लेते हैं। कैरेज इनवर्ड जो है आपका ये गिवन है आपका 2,400 रुपीज़ यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2,400 होगा, 2,400 आप इसको सुधार लीजिएगा। 2,400 जो है गिवन है, अमाउंट आगे पीछे है, आप इसको स्केल से मिलाते हुए करिएगा तब जाकर होगा। लाइन से सारा दिया हुआ है तो ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो कैरेज इनवर्ड जो है 2,400 है, फिर डॉक चार्जेस जो है यहाँ पे 5,000 है, और इलेक्ट्रिक पावर है 10,000, और फ्यूल, गैस एंड वाटर 12,000। इन सब को आप 4,21,800 में से लेस करिएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका निकल के आएगा 2,29,900 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इसको लिखिएगा आप कुल लाभ, जो कि अभी फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस को देने के बाद, डायरेक्ट एक्सपेंस को लेस करने के बाद कुल लाभ जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया है आपका 2,29,900 रुपीज़। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पे आया है। टोटल कर लो 4,21,800 रुपीज़ यहाँ पे होगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ग्रॉस प्रॉफिट BD
ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी मतलब कैरेट डाउन, इसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेकर के आए तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन यहाँ पर हो गया 2,29,900 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पे लेकर आया। अब जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करेंगे और जितना भी आपका इनकम है उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में भेजेंगे हम। तो चलिए इसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन के कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, कैरेज इनवर्ड जो था डेबिट साइड में है ना, ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड, इसके बाद कैरेज आउटवर्ड है। तो ये सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड जो है वो आपका यहाँ पर आ गया, कहाँ गया, यहाँ हो गया कैरेज इनवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड शोरूम से कस्टमर तक के पहुँचाने का जो भाड़ा लगता है सामान का, वो अगर बिजनेस ने पे किया है तो वो कैरेज आउटवर्ड है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो कैरेज आउटवर्ड पीएल के डेबिट में जाएगा और ये आपका अमाउंट जो है गिवन है, देख लीजिएगा मिला करके 1500 रुपये का यहाँ पर अमाउंट गिवन है। 1500 रुपीज़ कैरेज आउटवर्ड आपका यहाँ पर पीएल के डेबिट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस फर्नीचर हमने वहाँ पे दिखा दिया 8000 रुपीज़। सन्ड्री डेटर भी हमने वहाँ पर लिख दिया। डेबिट साइड में डॉक चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, गैस फ्यूल गैस एंड वाटर हो गया। अब आता है आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है और जो भी एक्सपेंस है या लॉस है वो हम पीएल के डेबिट में दिखाएंगे। तो पैसा डूब गया, डेटर ने पैसा नहीं दिया तो पैसा डूब गया, बैड डेट को हम यहाँ दिखाएंगे। बिजनेस के लिए लॉस है, बैड डेट्स, पैसा डूब गया, लॉस है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपका पीएल के डेबिट में ये है 1100 रुपीज़, 1100 रुपया, ये हमने यहाँ पे दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे दिया है। बैड डेट के बाद आपका दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप एडवर्टाइज़ करिएगा तभी अपने सामान को बेचते हैं और ये एडवर्टीजमेंट जो है वो सामान के गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है बल्कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। सामान को आप देखिएगा, उसको एडवर्टाइज़ करिएगा तभी जाकर आपका जो है गुड्स बिकेगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए पीएल के डेबिट में आएगा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितना है आपका अमाउंट गिवन, ये है आपका 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपये का आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट। इसके बाद देखते हैं और क्या है। इसके बाद है आपका सैलरी। सैलरी दिया हुआ है, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी देना है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आपका ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो आपका ये पीएल के डेबिट में आएगा 36,000 रुपीज़। ओके, इसके बाद हो गया आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जो है आपका ये दिया हुआ है 8,100 रुपीज़। ये हो गया आपका करंट एसेट। करंट एसेट हो गया कैश इन हैंड, यानी बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में जो कैश अभी मौजूद है वो आपका है 8,100 रुपीज़ कैश इन हैंड। यहाँ पे लिखेंगे हम कैश इन हैंड, यानी वो पैसा जो बिजनेस के अंदर है कैश के फॉर्म में, वो है आपका 8,100 रुपीज़। ठीक है, कैश इन हैंड आपका हो गया। इसके बाद कैश एट बैंक, ये भी आपका एसेट की कैटेगरी में आएगा, यानी वो पैसा जो बिजनेस के बैंक में जमा है अभी, वो आपका ये भी करंट एसेट है। कैश एट बैंक है आपका, कैश एट बैंक, यानी बिजनेस का पैसा जो बिजनेस के अंदर है, कैश इन हैंड बिजनेस का पैसा जो बैंक में जमा है अभी, वो आपका कैश एट बैंक है। और ये अमाउंट जो है आपका ये हो गया आपका 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपया यहाँ पर कैश एट बैंक। जैसे आपके पॉकेट में कैश होता है तो वो फटाफट आप कैश कहीं भी दे सकते हो, कैश। उसी तरह से बिजनेस में जो है पैसा वो कैश इन हैंड है। आपके अकाउंट में एटीएम है, आपके पॉकेट में एटीएम कार्ड है, यानी आपका पैसा बैंक में जमा है। उसी तरीके से कैश एट बैंक, बिजनेस का पैसा बैंक में कितना है, 30,000 रुपीज़ है। तो दोनों एसेट है यहाँ पर। यहाँ पे हो गया कैश एट बैंक, ये हमने एंट्री कर दिया। अच्छा, इसके बाद आपका क्या है दिया हुआ,
मोटर व्हीकल दिया हुआ है। मोटर व्हीकल आपका फिक्स एसेट की कैटेगरी में आएगा और मोटर व्हीकल को हम लिखेंगे एसेट साइड में, यहाँ पे एसेट साइड में लिखेंगे मोटर आपका व्हीकल। ये हो गया आपका 58,000 रुपीज़। चलिए 58,000 रुपीज़ मोटर व्हीकल हो गया। अब है आपका, देखिएगा मोटर व्हीकल के नीचे मोटर रिपेयर्स है यहाँ पे, यानी आप जो है उसको रिपेयर करने में खर्च कर रहे हो। जो आपका फिक्स एसेट है उसका आप रिपेयर करवाने में खर्च कर रहे हो, तो ये आपका कोई एसेट नहीं है, बल्कि एसेट को ठीक ठाक रखने के लिए रिपेयर करवाते हैं, वो आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है, और उसकी वजह से ये कहाँ जाएगा आपका पीएल के डेबिट में आ जाएगा। तो मोटर रिपेयर जो है आपका, मोटर रिपेयर्स जो है आपका वो आ जाएगा आपका पीएल के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। अमाउंट जो है वो 3,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे गिवन है। अमाउंट को आप ठीक से लिखना, ऊपर नीचे आप मिला करके लिखना। तो 3,000 रुपीज़ मोटर रिपेयर यहाँ पे होगा। इसके बाद क्या है आपका वो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है वो है आपका 2,400, और जो लोन है वो आपका लायबिलिटी होने की वजह से ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में आप पहले देखो, यहाँ पे लोन दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक 24,000 रुपीज़। लोन जो है वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी होने की वजह से आपका जो है वो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। तो कितना है आपका लोन फ्रॉम बैंक, कहीं भी लिखिए आप, यहाँ पर लिखिए लोन फ्रॉम बैंक, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी की वजह से आपका 24,000 रुपये लायबिलिटी साइड में दिखेगा। बैंक से लोन लिया है, कहीं से भी लोन लिया है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में दिखेगा। अब इस लोन पर इंटरेस्ट पे किया गया है वो देखिएगा आप, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 24,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया गया है, तो लोन लायबिलिटी है, और इस पर आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने की वजह से वो आपका पीएल के डेबिट में जाएगा, और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। जो आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करना आपका एक्सपेंस है, इसीलिए पीएल के डेबिट में आएगा 2,400 रुपीज़। क्लियर है बात। उसी तरीके से जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, और उस इन्वेस्टमेंट पर अगर कोई इंटरेस्ट आता है तो वो आपका इनकम होगा, इसीलिए वो पीएल के क्रेडिट साइड में दिखता है। तो ये हमने किया। इसके बाद आगे देखो, बढ़ते हैं हम। रेंट एंड इंश्योरेंस है। अब रेंट एंड इंश्योरेंस जो है, आपने यहाँ पर बिजनेस जो चल रहा है वो रेंट पर जरूर आपका होगा, ऑफिस वगैरह जो आप कर रहे हो वो रेंट पे होगा, तो वो रेंट वगैरह या उसका इंश्योरेंस करवाने पर आपने यहाँ पे 24,500 रुपये खर्च किया, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये कहीं से भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर फैक्ट्री जो है रेंट भी नहीं लिखा है, फैक्ट्री रेंट लिखता तो यहाँ लिखता, सिर्फ रेंट एंड इंश्योरेंस लिखा है। इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आपका ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो यहाँ पर रेंट एंड इंश्योरेंस ये पीएल के डेबिट साइड आएगा। कितना है अमाउंट हम देख लेते हैं, 24,500 रुपीज़, 24,500 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है कि रेंट जो है वो फैक्ट्री रेंट लिखता तो चला जाता ट्रेडिंग के डेबिट में, पीएल के क्रेडिट में क्यों आ रहा है, पीएल के डेबिट में आ रहा है क्योंकि ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च नहीं है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्च नहीं है, इसीलिए आपका ये पीएल के डेबिट में आएगा। इसके बाद है बिजनेस प्रेमिसेस है। बिजनेस प्रेमिसेस हो गया, जो बिजनेस आप चला रहे हो इसका पूरा परिसर आता है, तो ये आपका एसेट की कैटेगरी में आएगा। इसको आप एसेट साइड में दिखाओगे बिजनेस प्रेमिसेस। बिजनेस प्रेमिसेस ये है आपका 1,06,000 रुपीज़। ओके, इसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, लास्ट आपका दिया हुआ डेबिट में। हाउस होल्ड एक्सपेंस मतलब घरेलू खर्च, यानी ऑनर ने अपने घरेलू खर्च के लिए बिजनेस से 33,000 रुपये 33,000 रुपीज़ यहाँ पर निकाला है। ये ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स होने की वजह से ये कैपिटल में लेस होगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी इसका ट्रीटमेंट हम जब कैपिटल में करेंगे तब हम वहाँ पे इसको दिखाएंगे।
अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहला दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है जो कि आपका लायबिलिटी है। तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है आपका 22,100 रुपया, 22,100 रुपीज़। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी होने की वजह से आपका कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपका आएगा। इसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स हमने यहाँ पे कर लिया है, ये परचेज रिटर्न है, 2,500 रुपये यहाँ पर माइनस कर दिया है। फिर सेल्स दिया हुआ है, सेल्स का भी हमने ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दिया है। फिर आता है आपका कैपिटल, तो आप यहाँ पे लिखो कैपिटल। ऑनर का पैसा कितना है बिजनेस में, जो कि इंटरनल लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड में आपका दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, ये आपका कैपिटल गिवन है। कैपिटल को आप इनर कॉलम में लिखिएगा, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, नेट लॉस होगा तो लेस करेंगे, कोई ड्राइंग्स वगैरह होगा तो भी इसमें से लेस करेंगे, इसलिए फिलहाल ये इनर कॉलम में आपका आएगा। इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, सिर्फ डिस्काउंट भी लिखता तो भी इसका मतलब होता डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के रूप से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो वो इनकम ही है आपका, इसीलिए डिस्काउंट भी सिर्फ लिखता तो हम उसको डिस्काउंट रिसीव ही मानते। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव जो है आपका आ जाएगा 2,000 रुपये, पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम है। फिर देखिए कमीशन दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब ये क्या है, कमीशन रिसीव्ड है ना, इनकम है, कमीशन रिसीव्ड। अगर कमीशन लिख दिया है क्रेडिट साइड में मतलब वो कमीशन रिसीव्ड भी है, और कमीशन अगर डेबिट साइड में दिया रहता तो मतलब वो कमीशन पेड है, एक्सपेंस है, तो पीएल के डेबिट में दिखता। क्रेडिट में दिया है कमीशन रिसीव्ड, तो ये आपका है 1,600 रुपीज़ पीएल के क्रेडिट में जाएगा। बस इतना आइटम आपका दिया हुआ था। अब हमको क्या निकालना होगा, नेट प्रॉफिट यहाँ से निकालना होगा या नेट लॉस आएगा। नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट लॉस आएगा तो कैपिटल से हम लेस करेंगे। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं अब हम। तो हम इधर सबसे पहले ऐड करते हैं 2,29,900, 2,000 और 1,600, तो 2,33,500, 2,33,500 इधर टोटल आता है 2,33,500 रुपीज़ इधर टोटल आ गया आपका। अब इधर को अगर लेस करते हैं हम 1,500 रुपये, 1,100 रुपये, 25,000, 36,300, 24,000 और 24,500 रुपये। जब इन सब को आप 2,33,500 में लेस करिएगा तो आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो निकल के आएगा 1,40,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपये जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है निकल के। तो यहाँ पे आप लिखिएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट है इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट में। 2,33,500 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ निकल आया है ये ऑनर का होता है पैसा, और इस नेट प्रॉफिट से ही रिजर्व वगैरह आपका जो है वो बनता है। तो ये हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको जो है हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो 2 लाख का कैपिटल है यहाँ पर, है ना, और प्रॉफिट इज़ ए सोर्स ऑफ प्रॉफिट, यही प्रॉफिट आया, प्रॉफिट इज़ ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 1,40,000 रुपये नेट प्रॉफिट ऐड किए तो कैपिटल बढ़ करके 3,40,000 रुपये का कैपिटल हो गया। क्लियर है बात। तो 3,40,000 का कैपिटल यहाँ पे बढ़ करके अब हो गया, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिए। वही अगर नेट लॉस आता तो इस साइड में नेट लॉस आता, अगर मान लीजिए 1,40,000 का नेट लॉस होता तो आपका यहाँ पर आता और उसको हम कैपिटल से लेस करते, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है और लॉस जो है वो कैपिटल को घटाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट। और देखिएगा आपका यहाँ पे दिया हुआ है हाउस होल्ड एक्सपेंस, आप देखोगे डेबिट साइड में देखोगे ट्रायल बैलेंस के सबसे नीचे में आपका दिया हुआ है बिजनेस प्रीमिसेस के नीचे हाउस होल्ड एक्सपेंस 33,000 रुपीज़। हाउस होल्ड एक्सपेंस यानी बिजनेसमैन जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, घरेलू खर्च के लिए यहाँ पर कितना पैसा निकाल लिया है बिजनेस से,
तो यहाँ पर जो निकाला है 33,000 रुपया, 33,000 रुपीज़ यहाँ पे निकाल लिया है। तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे ड्राइंग्स, इससे कैपिटल कम हो जाएगा 33,000 रुपीज़। तो 3,07,000 रुपीज़ यहाँ पर जो है अभी ऑनर का कैपिटल बिजनेस के अंदर है। तैयार हो गया बनकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे अब बैलेंस शीट को आप यहाँ पर टैली करवा के देखोगे, अगर टोटल आपका एसेट और लायबिलिटीज इक्वल आता है, मतलब अब सारा काम आपने सही किया है। अगर 1 रुपये का भी डिफरेंस है तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है। तो चलिए हम इसको टैली करके देखते हैं। तो एसेट साइड अगर आप टोटल करोगे तो 3,53,100 रुपीज़ आपका टोटल आता है। यहाँ पे 3,53,100 रुपीज़ यहाँ पे एसेट साइड में आता है, जो कि इक्वल होना चाहिए आपके लायबिलिटी साइड में। तो आप उसको जोड़ दोगे, लायबिलिटी साइड में टोटल करोगे 22,100, 24,000 और 3,07,000 रुपये। जब आप टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा एसेट के बराबर आ जाएगा आपका 3,53,100 रुपीज़। 3,53,100 रुपीज़ यहाँ पे आप करोगे। जितना भी आप अकाउंट है यहाँ पर देखोगे, आप डबल अंडरलाइन से इसको क्लोज करना, मतलब इसके आगे अब आपको कुछ नहीं करना। सिंगल से बंद करोगे तो हो सकता है कि प्लस माइनस करके आप नीचे में कुछ लिखोगे, तो डबल लाइन से जब आप क्लोज कर दोगे तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर ये स्टॉप हो गया, रुक गया। तो देखिए, हमने यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लिया। हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चल गया कि बिज़नेस का क्या प्रॉफिट है या लॉस है। तो हमको पता चल गया कि बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो 1,40,000 का है, और बैलेंस शीट से हमको पता चल गया कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस का, यानी कितना क्रेडिटर है बिज़नेस के पास। 22,100 का क्रेडिटर है, लोन जो है वो 24,000 रुपये का है, कैपिटल जो है वो 3,07,000 रुपये का है। ये हमको पोजीशन पता चला, करंट पोजीशन पता चला। ये अभी तक ही सही है, मतलब 31 मार्च 2016 जिस डेट को ये बना है उस समय ही ये बैलेंस शीट सही है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो एसेट और लायबिलिटी को बदल सकता है, इसलिए ये एक जिस डेट को बनाया गया है उस डेट को ये पोजीशन आपका फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का है। उसी तरीके से देखिए कि अभी डेटर का क्या पोजीशन है एसेट साइड में, तो 68,000 रुपीज़ का डेटर है। कैश जो बिजनेस में है 8,100 का है, और जो बिजनेस का कैश बैंक में है वो 30,000 रुपीज़ का है। बिजनेस प्रेमिसेस जो है 1,06,000 रुपीज़ का है। मोटर व्हीकल अभी जो बिजनेस के पास है 31 मार्च 2016 को ये है आपका 58,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक 75,000 एंड ऑफिस जो आपका फर्नीचर है वो 8,000 रुपीज़ है। तो दोनों आपका टैली कर गया, एक तरफ आपका प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया और दूसरी तरफ बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को आपने पता कर लिया। कौन सा स्टेटमेंट बना करके, तो आप 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बना करके आपने पता कर लिया। एक इनकम स्टेटमेंट जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट बैलेंस शीट है जिससे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चला। तो आज जो है हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखा, एक एग्जाम्पल को देखा जिसमें दोनों चीज़ आपका आ रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।